हमने पिछले सेशन में बात की थी साइंस के बारे में कि साइंस के पैराडाइम्स कैसे शिफ्ट होते हैं और सोशल एस्पेक्ट साइंस का क्या है। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इल्म एज अ होल, उसका जो खुद का एवोल्यूशन और ट्रांजिशंस हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। उनका 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हमको मिल जाते हैं जब हम हिस्ट्री में देखते हैं इल्म के। जो हमारा एरा है इसमें तो इल्म ही इल्म है। नॉलेज इकोनॉमी टर्म आपने सुनी होगी, नॉलेज सोसाइटीज़, हमारा एरा वही है। लेकिन इससे पहले जब हम पास्ट में जाएंगे तो मैजिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम मैजिकल नॉलेज कह रहे हैं। जो इसको कर रहे थे वो मैजिक समझ के नहीं कर रहे थे, उसको साइंस ही समझ रहे थे। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बड़ा सटल डिफरेंस है। व्हेन यू डू साइंस यू थिंक यू आर डूइंग साइंस, मगर अगर पुराने ज़माने के लोग आकर उसको देखेंगे दे वुड स्टिल कंसिडर इट मैजिक। उनके लिए ये मैजिक होगा। प्रोबेबली थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ की, या फिर उसका नो हाउ इतना डिफ्यूज़ हो गया होता है सोसाइटी में, तो हमको मैजिकल नहीं लगता ऑल ऑफ अ। अदरवाइज आप देखें ना, जैसे फ़ोन है, प्रोबेबली आप मुझे फ़ोन पे सुन रहे होंगे, इट कैन बी अदर डिवाइस एज वेल। ये मैजिकल है ये डिवाइस। आप देखिए ज़रा, ये सामने आपका सर्टन मैटर इन योर हैंड एंड इसके एक पोर्शन से आवाज़ें आ रही हैं। ये मैजिकल नहीं है तो और क्या है। खैर, नॉलेज जब पहले पहले शुरू हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा? वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नेचर की, जिससे हमने बात भी की। जब हम ये करने लगे तो हम नॉलेज करने लगे, हम इल्म करने लगे, वी वर एबल टू डू साइंसेस, एंड देन दैट्स व्हाट डिटरमिन्ड आवर रिलेशनशिप विद बोथ नेचर एंड पीपल। तो सोशल और साइंटिफिक दोनों इल्म बढ़ते गए। पहले इसने मैजिकल फॉर्म्स डेवलप की, ये उनका साइंस था। इसके 2 बेसिक रूल्स थे इस इल्म के। पहला था कि इस वक्त के लोग समझते थे लाइक प्रोड्यूसेस लाइक। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे इसमें भी साइंटिफिक वे ही है, सोचने का जो तरीका है वो साइंटिफिक ही है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। दे सॉ कि बारिश जब होती है इससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे देयर इज अ थंडर एंड उससे पहले काले बादल हैं। सो दे कुड सी दिस एंड फ्रॉम दैट दे कुड हैव गेस्ड कि कुछ रिलेशन तो है इन चीज़ों का। Now, applying this rule of like produces like, you could see that it wasn't uncommon for ancient tribes to roll down big boulders from hilltops to produce sound like thunder. So they thought that it's the sound of thunder that causes rain. And it isn't incorrect way of thinking. The methodology is correct. It's only that their empirical evidence was हमारे कंपैरिजन में बहुत कम। इनफैक्ट ट्रूथ बी टोल्ड, हमें अभी भी बारिश का 100% मैकेनिज्म नहीं पता कि वाई डज इट रेन। वी नो इट एनफ टू मेक सेंस ऑफ इट, बट जब आप थियरीज ऑफ रेन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें डिबेट्स हैं, बट दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। या फिर किसी दिन लगे हाथ बात कर ली तो कर ली, या अगर हमारे इस सफ़र में कहीं पे जियोग्राफी आया तो उसको देखेंगे। बट फॉर नाउ हम ऐसे ही करते हैं, इस वक्त भी हम ऐसे ही करते हैं। हम को रिलेशन देखते हैं कि कैसे एक चीज़ दूसरे के बाद हो रही है, और फिर हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं एंड वी एस्टेब्लिश कॉजेलिटी। कॉजेलिटी एक तरीके का बातिन का इल्म ही है, क्योंकि कॉजेलिटी सामने आपको प्लेट पे नहीं दी जाती है। यू हैव टू इन्फर इट, एंड इन्फर इट नॉट लॉजिकली, आई डोंट नो, इन्फर इट प्रोबेबली साइकोलॉजिकली। एटलीस्ट दैट्स व्हाट ह्यूम वुड थिंक, ये सारा साइकोलॉजिकल है। So this was the first thing, like produces like. The second was once apart always apart. कहने का मतलब, अगर किसी चीज़ का कोई हिस्सा है
एंड देन दे फॉल अपार्ट, वो टूट जाता है, तो वो जो हिस्सा है दे वुड स्टिल कंटिन्यू टू बी वन होल इवन इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. सो व्हाट दिस वुड मीन, फॉर एग्जांपल अगर आपके जैसे क्लिप योर नेल्स, you trim your hair or beard, and according to this rule that hair is still your part, and if we do things to it, those things would happen to you as well. ये आपने देखा होगा जादू टोटके में आजकल भी ये यूज़ करते हैं, हेयर, नेल्स एट्सेट्रा. एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एंशिएंट्स वुड आस्क इनको दफन करने को, बाल, नाखून, एंड they would say कि इनको दफन करें, so that you are able to hide it from people, so your image could be made. And अगर आपने Stardust मूवी देखी है, it's a wonderful movie, Stardust. Oh, it's around magic. There's a lot of magic going on in that movie. It's a good watch if you get a chance to. It's a decent story. And one of the things they have done in that movie, उसमें एक जादू का एक्ट यही होता है, तो they have that figure, एक छोटा सा doll, and whatever happens to that doll happens to that figure, that prince as well. And then they finally throw it into the water, and the prince is also drowning even if he is not in the water. So ये जो laws हैं मैजिक के, they try to establish causality. पहली बात तो ये साइंस यही कर रही है आज भी, तो इन प्रिंसिपल मसला नहीं है. यहाँ पे मसला कहाँ से आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन का डेटा सेट है वो बड़ा छोटा है और सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बस ये है. एंड इसी को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहने का तरीका हुआ कि उनकी प्रीमाइसेस गलत थी, इसी वजह से इसको सीडो साइंस कहते हैं आज. तो कुछ मैजिकल रिचुअल्स, कुछ इवेंट्स की एक्सप्लेनेशंस ये धीरे धीरे इंसान के रोज़मर्रा के कामों में भी दाखिल होने लगे. सो दैट्स व्हाट वी से कि इट बिकेम पार्ट ऑफ द लिविंग कल्चर ऑफ द पीपल. हमारे में भी ऐसा है, जैसे फ़ोन हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है. जैसे जब आप घर से निकलते हैं, अगर कुछ साल पहले निकलते, आप कहते कि मम्मा मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, या जैसे भी हमारे यहाँ इजाज़त ऐसे ही लेते हैं कि अब्बू मैं जा रहा हूँ ऑफिस या स्कूल, एंड देन दे वुड से गस कुर खुदा इस नबीस हवाल, जाओ खुदा के हवाले, ऐसे वट एवर आर डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट होते हैं. सो वन ऑफ द स्टेटमेंट्स जैसे स्कूल में दे वुड से कि टिफ़िन उठाया, पेन उठाया, नोटबुक उठाई, ऐसे. वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ एंटर्ड इनटू आवर वोकैबुलरी इज़ फ़ोन तुल था, फ़ोन उठाया गया. ठीक, तो ये बन गया ना कल्चर का हिस्सा, एटलीस्ट वोकैबुलरी में तो बन गया इस छोटी सी मिसाल में. ऐसे ही I'll FaceTime you. ठीक, ये सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस से 30 years बैक. आप सोचे ना 30 years बैक कोई उठ के किसी को कह रहा है I'll FaceTime you. अभी हम बात कर रहे हैं एंड यू क्रैक ए जोक एंड समवन सेज लॉल. Now people would think कि पागल हो गए, क्या बोल रहा है लॉल. What is lol? It means nothing, huh? तो these things become part of public imagination ना वक्त के साथ. यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ. जो ये थोड़े से हमने कॉज़ैलिटीज़ ढूंढी थी, these became part of the practical knowledge of humans as well. मैजिकल रिचुअल्स फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ में पार्टिसिपेट करने लगे. हंटिंग में, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में दाखिल होने से पहले वो बाउंड्री को काफ़ी सारे लोग छूते हैं और फिर सीने को हाथ लगाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं. तो दैट बिकेम पार्ट ऑफ रिचुअल. तो ऐसे हो जाता है. सो फूड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, इन तमाम चीज़ों में, खाना खाना घर पे, हर जगह ऐसे ऐसे रिचुअल्स पार्टिसिपेट करने लगे. So magic became integral to other rituals like death पे, birth, marriage, initiation rites, ये तमाम चीज़ों के अराउंड कि अगर ये ना करे तो ऐसा होता है, अगर ये ना करे तो ऐसा होता है. तो ये फिर से कॉज़ैलिटीज़ ही है. एंड
This was how early days of knowledge were. And then we see religious beliefs developing with these magical beliefs. Now यहाँ पे थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी और मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करता है, बिकॉज मुस्लिम्स वुड नॉट बिलीव दिस. मुस्लिम्स वुड आर्ग्यू कि नहीं, रिलीजन हैज़ बीन देयर डे वन से. एंड अगेन एंथ्रोपोलॉजी का व्यू और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें एक और पॉइंट पे भी लॉगर हेड्स पे दे हैव पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस. इसके अलावा भी वन मोर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बाय एंड लार्ज एग्री कि monotheism is a very late creation in human civilizations ना. पहले monotheism नहीं था. अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ तो हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ पे बात हो सकती है इसमें कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं. आर दे सेइंग कि सोसाइटीज़ वेर पॉलीथिस्टिक, इस पे बहस हो सकती है, बिकॉज there are philosophers and anthropologists and scholars of religion who disagree on that as well. जैसे for example अगर हम वेद को देखें ना, वेदास को, वेदास present a polytheistic picture, but Hindus have been monotheistic as well. जबकि वेदास clearly दिखाते हैं there is Varun, there is Indra, there are different kind of deities, but scholars point out कि it's still not polytheism. Some use the term henotheism, for example. So different forms of theism exist. Now, were ancients monotheistic or polytheistic? That is a topic that can be discussed. And anthropology वाले तो ज़्यादा इस पे मुत्तफिक है कि polytheistic थे. But I am telling you कि इसमें भी कुछ caveats हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता है. And monotheism is a later product. As civilization developed, monotheism started coming up. And Islamic point of view, totally opposite. Islamic point of view is कि initially it was monotheistic. And with the time, people associated other gods with God, and polytheism came into being. So for them, these are not, it's the other way around. But anthropology का view यही है जो मैंने आपको पहले बोला, कि बाय एंड लार्ज एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कि पहले पॉलीथिज्म ही था. एंड इनफैक्ट उससे पहले एनिमिस्टिक एट्सेट्रा, स्पिरिट्स की वर्शिप, नेचुरलिस्ट्स थे पहले, एंड फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन आया. इस पे भी इस्लाम का थोड़ा सा डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है. दे डिसएग्री, दे कि नहीं, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी पहले से ही है. एंड दैट्स व्हाई आई से इट क्वाइट ऑफन कि anthropology from a Muslim point of view is a very important field that they need to get into, more important than any other field. Now religious beliefs emerge जब magical commands fail to materialize. From an anthropological view क्या हुआ होगा, इनका मानना है कि अब हम मैजिक कर रहे हैं. जैसे यही हमने ये बिग बोल्डर पहाड़ से हमने इसको रोल किया, आवाज़ें भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से आई थंडर की, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग बारिश, पर बारिश हुई नहीं. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा बारिश क्यों नहीं हुई. बिकॉज गॉड, ही डिड नॉट विल इट. तो ये जो गैप्स हमारे साइंस में डेवलप हुई, अभी इस वक्त भी मॉडर्न जो स्कॉलर्स है, इस वक्त भी बहुत सारे एटलीस्ट स्कॉलर्स ना भी बोले, कॉमन मासेस तो यही कहती है कि रिलीजन इज़ टू एक्सप्लेन दोज मिसिंग लिंक्स. जब इंसान किसी चीज़ के ऑ में होता है, उसको समझ नहीं आती, तो वो क्या करता है, गॉड, ही प्लेज द गॉड कार्ड. तो ये तो आपने सुना होगा, बड़े आसपास के लोग कहते रहते हैं. सो रिलीजियस बिलीव्स वेयर दे केम देयर वेयर मैजिकल कमांड्स कुडंट रियलाइज. नेचर पे इस वक्त तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था इंसान का. एंड व्हेन यू लुक एट नेचर, इट इंस्पायर्स एन ऑ इनसाइड यू, एक सुपर नेचुरल ऑ. ये इस वक्त के लिए भी सही है. दोज हु आर कनेक्टेड विद नेचर ना, जब आप डीप स्टडी करते हो, कहते हैं, आई एम नॉट श्योर हु सेड दिस, प्रोबेबली एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, but a thorough knowledge of the same thing makes you a theist. तो क्योंकि जब चीज़ों की गहराई में जाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती जब देखते हैं, यू आर ऑड बाय इट, इट्स ऑसम. तो
अभी के लिए हमारे तो बहुत सारी चीज़ों का ऑनेस ख़त्म हो गया. मैं बार बार मिसाल देता हूँ एयरप्लेन का. whenever I look at airplane, I'm like, my thoughts are bamboozled. I'm like, why is this machine flying at all? Why should it fly? And then when you study it, it's so elegant, so beautiful, the flying of airplanes. It's very beautiful, very elegant. Or it inspires an awe कि ये इतनी बड़ी मशीन है, tons of mass, yet flying heavier than air. And back then there was lot more. अब हम इतना fly करते रहते हैं, रोज fly करते हैं, तो it doesn't seem like awe-inspiring. The amount of wealth या money simply, जैसे हम कहते हैं ना 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे खर्चा किया. Now this doesn't inspire awe inside us. But if you look at 10,000 करोड़ कितना amount होता है, it would be awe-inspiring. Someday try to count 1, 2, 3, 4, 5 and you would see कि ये कितना बड़ा नंबर है ये 10,000 करोड़. तो back then they had a lot of things जो उनको inspire करती. There were a lot of things that would inspire supernatural awe inside them. And this creation of awe meant they started deifying what inspired awe. Now, wind inspired awe, sun inspired awe, different things, water inspired awe. These were awesome things. Lion, tigers inspired awe, trees inspired awe, the spirit of jungles, etc. So all of these things were awesome or awful, and depending upon that it would become God or devil if it was awful. But awe तो दोनों में था, AWE वाला awe. And these started. अब जैसे for example tree is creating that awe, we would create a symbol of tree now that would become a deity, and these deities, because they were awesome, we would pray to them, we would worship them. This prayer and worship was coming out of what? Our reverence for it. At least that's what anthropologists say. I'm aware that this is not our point of view as in Muslims, but as anthropologists this is what we are taught. And then, now that this is happening, cultural expressions emerge. Dances, dramas, songs, singing, etc. And if we go back in history, we would see ये जो dancing है, singing है, ये सारा reverence से ही it has come out. ये तो modern forms of art हैं जो linked नहीं है to the supernatural. बट अर्लियर जैसे हिंदुस्तान में मोहिनी आट्टम है, भरतनाट्यम है, या नाट्य शास्त्र पूरा ही है, दैट्स लिंक्ड टू अर्लियर कस्टम्स ऑफ वर्शिप. सिमिलरली हिंदुस्तान में म्यूज़िक है, हिंदुस्तान का म्यूज़िक है, या फिर वेस्टर्न म्यूज़िक भी. वेस्टर्न म्यूज़िक इज़ इंस्पायर्ड बाय साल्म्स, हिंदुस्तान का म्यूज़िक इज़ इंस्पायर्ड बाय यजुर्वेद, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यजुर्वेद इट इज़. तो म्यूज़िक का भी लिंक यू कैन सी मेटाफिजिकल, सुपरनैचुरल, रिलीजियस से लिंक्ड है. तो ये तमाम रिचुअल्स जो बने, जो हम करते हैं आज भी, ये इनका भी रूट हमको दिखता है रिलीजन में ही, उसी ऑ में, ऑफुल एंड ऑसमनेस में. ह्यूमन कल्चर डेवलप होने से क्या हुआ वक्त के साथ? ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई. नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस सेशंस, व्हाट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली? एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तमाम चीज़ें डेवलप हो रही है, हमको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, अब हम गाने भी लिख सकते हैं. तो ये तमाम चीज़ें, दीज आर गेटिंग इंस्टीट्यूशनलाइज, ये थोड़े थोड़े रिजिड हो रहे हैं. अभी तक गाने गा रहे हैं सब लोग, तो उसमें कुछ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है अगली जनरेशन ने, क्या अब वो रिटन में भी आ रहा है धीरे धीरे. तो थिंग्स आर गेटिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हर एक चीज़ डेवलप हो रही है. एंड दिस लेड टू अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक. ये दोनों इससे अलग हो गए. क्यों? क्योंकि चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगी. वो जो गैप्स थी बीच में, वो थोड़ी थोड़ी अलग होने लगी. इसको ऐसे समझा जा सकता है
कि थिंक ऑफ वी आर डूइंग इकोनॉमिक्स, मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, हम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। अब क्या हो रहा है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते वी रियलाइज़ कि सुल्का ये वेरिएबल्स जो है ना, जो इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, दे डोंट फंक्शन लाइक दिस एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, एंड वी लुक एट द एविडेंस एंड इट काइंड ऑफ सीम्स टू बी करेक्ट। हम इस चीज़ को ओवर एक्सपेंड करते हैं एंड वी सी कि हाँ ये तो सच बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैं अपनी सोच को लिमिट कर देता हूँ टू स्टडीइंग दिस माइक्रो इकोनॉमिक वाला फिनोमेना, बिकॉज नाउ आई हैव रियलाइज कि इट डज नॉट अप्लाई लाइक दिस एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, एंड समवन एल्स, से फॉर एग्जाम्पल राहुल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक साइड ऑफ इट। ठीक, अब राहुल के 4 स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे पढ़ रहे हैं तो ये उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला सिस्टम बता रहे हैं, मैं अपने बच्चों को से फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सिस्टम बता रहा हूँ। In a few generations there would be 2 subjects instead of 1 that are being taught. पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अब हम माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। So this is what happens हिस्ट्री में भी। इसको हम इन अ वे कंपेयर कर सकते हैं एवोल्यूशन के स्पेशिएशन से, कि कैसे स्पीशीज़ बनती है धीरे धीरे वक्त के साथ। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। इसके लिए टर्म सोशोलॉजी में यूज़ होती है स्ट्रेटिफिकेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मिसाल से इसको समझ सकते हैं, जब अर्ली शियाज और सुन्नीज रहे होंगे, नो वन कुड हैव डिफरेंशिएटेड देम, कोई उनको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंस किस बात पे था? उनका डिफरेंस सिर्फ इस बात पे था, हु शुड लीड द कम्युनिटी। अब हु शुड लीड द कम्युनिटी का जो भी आंसर वो दे रहे थे, नमाज वो वहीं पे पढ़ रहे थे, से मस्जिद नबवी में। अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात रख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे अब फिक डेवलप करना है। अब से फॉर एग्जांपल अ पर्सन डेवलप्स फिक एंड ही इज़ फ्रॉम दैट लाइन जिसको शिया से कि दी शुड हैव बीन लीडर, कोई कुछ गिरोह कह रहा है कि दे शुड लीड द कम्युनिटी। अब उसमें से कोई फ़र्क कर रहा है फिक डेवलप, दे वुड फॉलो दैट फिक। नाउ अदर्स डू नॉट हैव दैट, उनका कोई दिक्कत है नहीं, वो किसी से भी फिक ले लेंगे, सो दे टेक फिक फ्रॉम दैट पर्सन, समवन एल्स। वक्त के साथ दीज ग्रुप्स say after 100 years, 200 years, one would be following one methodology, another would be following another method. They get stratified into 2 separate strains, Shias and Sunnis. Now they are visible, हमको देख सकते हैं इनमें डिफरेंस है। यही होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब ये चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगी, रिलीजन फिर बिल्कुल अलग दिखने लगा और मैजिक अदरवाइज वो अलग दिखने लगा। रिलीजन इवॉल्व होता रहा, सोशल इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रांग होते गए, यहाँ तक कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही फिर सबसे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बन गए। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है रोमन कैथोलिक चर्च। दिस मे नॉट होल्ड एंटायरली ट्रू फॉर मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल एज द हिंदू एंड चाइनीज़ वर्ल्ड। ये एंटायरली ट्रू नहीं है, बट हिंदूज और मुस्लिम्स और चाइनीज़ के यहाँ भी रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स ह्यूज। मिडिवल एरा में दीज वेर बिग थिंग्स। हिंदूज़ के यहाँ और भी ज़्यादा, मुस्लिम्स के यहाँ थोड़ा इससे कम, बट नॉनदलेस की डिफरेंस इतनी कम है कि वी शुडंट इवन टॉक अबाउट द डिफरेंस। एंड नाउ ये जो इंस्टीट्यूशंस पे होल्ड है रिलीजन का, फिर इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम उसको अलग करना, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, और रेफॉर्मेशन एट्सेट्रा के बाद ही हो पाया था अच्छे से। इनफैक्ट अभी भी सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे इसको करना मुश्किल हो रहा है। नाउ मैजिक जो पहले दिन से ही हाईली इंडिविजुअल था, रिलीजन थोड़ा सा डाइवर्स हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज और सोशल बन गया। अब और जितनी ह्यूमन नॉलेज डेवलप होने लगी, फिर साइंस भी आ गया पार्टी में, तो साइंस और रिलीजन ने मिलके मैजिक को तो बिल्कुल ही कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो चुप रहो। तो उसको अलग तो कर ही दिया। तो मैजिक क्या रह गया फिर? मैजिक रह गया हाईली इंडिविजुअल एंड देन परसिक्यूटेड एज वेल। विच हंटिंग आपने सुना होगा। मैजिक को फिर बड़े नेगेटिव, हिंदुस्तान में तांत्र, मुस्लिम वर्ल्ड में सहरा, तो हर जगह इसको नेगेटिवली देखना शुरू हो गए लोग। तो मैजिशियंस वेर हाउंडेड। मिडिवल पीरियड में बहुत बुरा हाल रहा मैजिशियंस का।
अब जब किसी चीज़ को, जब इल्म को ना, जब किसी इल्म को ऐसे परसिक्यूट किया जाता है ना, याद रखना इल्म के बारे में एक चीज़, इल्म बहुत ताकतवर चीज़ है, लोग इसकी ताकत को नहीं समझते। जब इल्म परसिक्यूट होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने ककून में चला जाता है। किसी भी तरीके का इल्म हो, मैजिक एक तरीके का इल्म था, अब वो ककून में चला गया। मौत इसकी नहीं हो सकती, इल्म की मौत नहीं होती, इल्म नहीं मरता। It's just the person dies who carries it and someone else comes into those shoes. तो हर एक तरीके का आइडिया अभी भी जिंदा है। लोगों ने हिंदुस्तान में सोचा होगा चारवाक फ़लसफ़ा ख़त्म हो गया, इस वक्त बहुत सारी पॉपुलेशन चारवाक फिलॉसफी पे ही चल रही है। मॉडर्न मैन इज चारवाक। मटीरियलिस्ट फिलॉसफी की धज्जियाँ उड़ा दी एंशिएंट ग्रीक्स ने, मटीरियलिस्ट फिलॉसफी की तबाह कर दिया, ख़त्म, ये क्या बकवास है। मुस्लिम फिलॉसफर्स ने, लेकिन मटीरियलिज्म इस वक्त रूल कर रहा है पूरी दुनिया को। तो फिलॉसफी या एरिस्टोटल द वॉर ऑफ नैरेटिव्स नहीं जीत पाए। पूरा फ़लसफ़ा अर्ली मिडिवल का प्लेटोनिक था। एक शख्स आया, थॉमस एक्विनास ने इनको उठाया, एरिस्टोटल को उठाकर उनको क्रिश्चियनाइज कर दिया। उसके बाद जितना भी फ़लसफ़ा एरिस्टोटल का है, किसने सोचा होगा उससे पहले, डन एंड डस्टेड वॉज ही। इल्म नहीं मारता, तो ये भी ककून में चला गया। और जब ककून में कोई चीज़ चली जाती है ना, फिर वो एसोट्रिक नॉलेज बन जाती है, गुरु शिष्य की तरह। समवन, क्योंकि ओपनली तो उसको बोल नहीं सकता, नाउ समवन हु इज ट्रस्टेड, वो सिर्फ उसको पास करेगा। एंड देन कम्स दिस एरा ऑफ बाबाज एंड ऑल, आजकल का ज़माना। अब ये इतना सोफिस्टिकेटेड नॉलेज बन गया है कि ये लिमिटेड है कुछ लोगों के पास, वो सिर्फ उसको आगे पहुंचाते हैं ट्रस्ट वर्दी पे, वो किसी और को इल्म ही नहीं देते। एंड दैट क्रिएट्स मोर ऑ अबाउट इट। अदरवाइज ये उलूम है, दैट्स ऑल, ये इल्म है जो कोई हासिल कर सकता है। लेकिन क्योंकि इतना प्रोटेक्टेड इल्म है कि किसी और को दिया ही नहीं जाता है, द आउटसाइडर्स आर इन ऑ ऑफ इट, कि पता नहीं क्या होता होगा, तो ये जादू टोना करते हैं। एंड यू कैन नॉट लाइक, मार्केट में कोई जादू टोना कर रहा है, आपको नहीं पता होगी, दे आर नॉट देयर इन ओपन शॉप्स एट्सेट्रा, दे वुड बी समवेयर कोने में कहीं पे हैं। 10,000 लाइन्स क्रॉस करने के बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। सो मैजिक डिड सर्वाइव, इट कंटिन्यूज टू बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, and what is the truth of it, we would always remain in awe of it. We do not know, because this knowledge is not as accessible as it was in the past, and now you know why. क्योंकि वो भी अब उसका कल्चर का हिस्सा बन गया। मैजिक का जो कल्चर है, मैजिक के कल्चर का हिस्सा ही बन गया कि छुप के रहना। अदरवाइज वो इतना छुप के नहीं था पास्ट में। वो धीरे धीरे जब उसको छुपने की ज़रूरत पड़ गई, फिर उसने उसको अडॉप्ट ही किया एज ए, मतलब कोई कपड़ा जो आपको ज़बरदस्ती पहनना ही पड़ रहा है, आपने उसी का अब अपना कपड़ा बना लिया, अब आप वही पहनते हो हमेशा। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मैजिक। अब मैजिक तो ऑफ द टेबल हो गया, बचा कौन? बचा रिलीजन अब अकेले बैठा है और गद्दी पूरी इसकी है, बड़ा एंजॉय कर रहा है। कोई भी मुंह खोले रिलीजन के खिलाफ, बस उसकी गर्दन काटी जाएगी। दिस परसिक्यूशन हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसकी डिग्रीज वेरी करती हैं। ये अपने पिनैकल पे पहुंचा यूरोपियंस के यहाँ। यूरोपियंस पे परसिक्यूशन फ्रॉम रिलीजियस फिगर्स ऑन दीज नॉन रिलीजियस स्कॉलर्स, या जो उलूम में किसी बात पे डिफ़र करते थे। फ्रीडम ऑफ थॉट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कर्टेल वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, इतना कर्टेल हुआ उसको डार्क एजेस कहते हैं। डार्क मतलब अंधेरा, एंड अगेन दैट रिफ्लेक्शन ऑफ के इल्म के साथ हम वाबस्ता करते हैं लाइट को, तो डार्क एजेस वहाँ की। बट डार्क एजेस ऑफ यूरोप इज़ नॉट डार्क एजेस फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड वॉज थ्राइविंग, मुस्लिम वर्ल्ड में दिक्कत नहीं थी। मुस्लिम वर्ल्ड में भी फिर बाद में हुआ ये सारी चीज़ें। एंड करंट एरा मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बुरा एरा है इस मामले में, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट इज़ बीइंग कर्टेल्ड। अदरवाइज ऐसा पास्ट में नहीं था मुस्लिम वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ थॉट। एंड फ्रीडम ऑफ थॉट देयर सीम्स टू बी अ कोरिलेशन विद हाउ सिविलाइजेशंस लास्ट। तो हिंदूज़ के यहाँ भी हमको एग्जाम्पल्स ऑफ परसिक्यूशन मिलते हैं, लेकिन अगेन वैसे नहीं जैसे यूरोप में है। और ये आपको मिलेंगी क्योंकि जहाँ पे ह्यूमंस होंगे वहाँ पे मर्डर होगा, वहाँ पे चोरी होगी, वहाँ पे डकैती होगी।
तो हिंदूज के यहाँ चोर मिलते थे, इसका मतलब ये नहीं कि सिविलाइजेशन ही वैसी है। तो किसी सिविलाइजेशन का कलर वैसा होता है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कलर ये है परसिक्यूशन का। अदरवाइज ये बाकी सिविलाइजेशन में भी ह्यूमन लेवल्स तक एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हम नॉर्मल लेवल्स कहेंगे, जहाँ पे इंसान होंगे वहाँ पे जिस लेवल तक की परसिक्यूशन होगी वो थी हर जगह, वो मुस्लिम वर्ल्ड में भी थी, हर जगह थी। बट नो वन रीचेस द क्रिश्चियन वर्ल्ड इस मामले में, परसिक्यूशन ऑफ स्कॉलर्स में। अब रिलीजन एंजॉय कर रहा है अकेला अकेला, मज़े कर रहा है वो। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारा राइटिंग डेवलप हो रहा है, हमारी इकॉनमी डेवलप हो रही है। चलिए ठीक, ये सारा जब हुआ, कम्स द एरा ऑफ एम्पायर्स। अब हमारी स्टेट्स बन रही है। नाउ व्हेन स्टेट्स आर फॉर्मिंग, ए न्यू थिंग इज कमिंग इनटू बीइंग, दैट्स अ पॉलिटी। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बन रही है अब। एंड देयर इज़ लार्ज स्केल ट्रेड, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें हो रही है। एंड नाउ दैट समवन इज इंडल्जिंग इन हिज ट्रेड, से फॉर एग्जाम्पल ही इज इंडल्जिंग इन, से तलवारें बनाते हैं, या पुराने ज़माने की फिर से बात कर रहे हैं, सिटी स्टेट्स, अब वो तलवारें बना रहे हैं। हमने बात की थी कि तलवारें बनाना, लोहे के साथ काम करना मतलब मिलिट्री, ये मिलिट्री इंडस्ट्री है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उस ज़माने की। तो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितना अच्छा लोहा बना रही है, कितना अच्छा लोहे का काम कर रही है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपने एनिमी पे कैसे हावी होंगे, हावी हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये बड़ा रोल होता था इनका, जो ये फोर्ज करते थे वेपन्स। जो ऑटोमन कैलिफेट का कोशिश की थी उन्होंने, सुल्तान फतेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने की, उसमें बड़ा रोल था पीपल हु डेवलप्ड कैनन्स एट्सेट्रा। बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल था कैनन्स का उसमें। इनफैक्ट हिंदुस्तान का कब्जा जो बाबर एट्सेट्रा, उस पर भी बड़ा रोल था कैनन्स का, सुपीरियर मिलिट्री पावर का। ब्रिटिशर्स का सुपीरियर मिलिट्री पावर वन ऑफ द रीजन वाई दे सक्सीडेड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पास्ट 2000-3000 साल पुरानी दुनिया में इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि यू वुड हैव टू रिफाइन योर नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। ओके, अब आप मेटल पे वर्क कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको मैं और रिफाइन कैसे करूं, इसको मैं लेस कॉस्टली कैसे बनाऊं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट साइंटिस्ट्स डू। सो यू सी rudimentary फॉर्म्स ऑफ साइंस डेवलपिंग नाउ, साइंस प्रॉपर। अदरवाइज मैजिक भी अपने ज़माने का साइंस ही था। अब हम साइंस की बात कर रहे हैं एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे। सो साइंटिस्ट्स आर देयर नाउ। साइमल्टेनियसली हमारे पास ऑलरेडी प्रीस्टली क्लास तो है ही, हमारे पास रिलीजियस क्लास तो है ही। इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन है ये फिर से अभी हुआ नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन अभी हुआ नहीं है। इनका ओवरलैप इस हद तक का है कि वही साइंटिस्ट भी है और वही रिलीजियस फिगर भी है, वही प्रीस्ट भी है। इसका कहने का मतलब हुआ कि इब्न तैमिया रिलीजियस स्कॉलर बट साइमल्टेनियसली ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इब्न खल्दून रिलीजियस स्कॉलर बट ए ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ए सोशोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग अपन कौन से खेमे में डाले आप। इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन वाज टिल येस्टरडे स्टैंडर्ड मेडिसिन टॉट इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज। इब्न सीना को आप फिलासफर भी मान सकते हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, मेडिसिन भी वो कर रहे हैं। तो द लाइन्स आर बड़ी डिम है, बड़ी ब्लर्ड है, हेजी हैं ये लाइन्स कि इसको हम प्रीस्ट बोले या ये बोले। अब तो ये बिल्कुल क्लियरली स्ट्रेटिफाइड हो गए, सेपरेट हो गए, हमको दिखता है साइंटिस्ट कौन है और प्रीस्ट कौन है। जब ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन डिक्लाइन पे हुई, क्रिश्चियनिटी डेवलप होने लगी यूरोप में, एंड इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन देयर। एंड दिस फ्रॉम इन हाइंडसाइट जब हम इसको देखते हैं, दिस कैन बी, ये सबसे बड़ा सेटबैक था एटलीस्ट यूरोपियन वर्ल्ड में, कि ये जो ये हेजीनेस थी ये शायद स्ट्रेटिफाई हो जाती, लेकिन इस एरा में इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया दूसरी चीज़ के दरवाजे। वो कैसे किया इन्होंने? देखिए, इल्म पे जिसका मोनोपोली होगी तो उसी की चलेगी। ये इल्म की दुनिया जो थी वो रोमन कैथलिक चर्च के हाथ में थी। कहने का मतलब, आज आप 6 साल के हो जाते हैं, फिर आप एडमिशन लेते हैं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, आप जा सकते हैं इकबाल मेमोरियल में, आप जा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, आप जा सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, आप जा सकते हैं
DPS में, वट एवर स्कूल डिपेंडिंग अपॉन योर सोशो इकोनॉमिक्स एंड आसपास कौन सा है, आप इतने सारे स्कूल्स में से चूज़ कर सकते हैं. नाउ दीज स्कूल्स आर रन बाय डिफरेंट बोर्ड्स. फॉर एग्जांपल JK बोस किसी को रन कर रहा है, CBSE किसी को रन करना है, इंटरनेशनल बोर्ड किसी को रन कर रहा है, और कोई विदाउट बोर्ड भी रन हो रहे हैं स्कूल्स, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे स्कूल्स. तो ये तमाम चीज़ें आपके पास है इस वक्त. बट गो बैक लाइक 700-800 ईयर्स बैक, रोमन कैथलिक इज़ एट इट्स पीक. जिसको भी इल्म हासिल करना है उनको चर्च से ही हासिल करना है, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास इसमें. अगर आपको आज आप जा रहे हैं बैचलर्स करने के लिए, नहीं मैं तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा, कोई कहते हैं नहीं मैं तो यहाँ जाऊँगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कोई कहता है नहीं मैं मदीने से पढ़ के आऊँगा, कोई कहता है मैं अल अज़हर जाऊँगा, कोई कहता है मुझे तो हार्वर्ड जाना है. ठीक, लेकिन उस वक्त आप जहाँ जाएंगे वो है ही एक ही, रोमन कैथलिक का ही है. यू वुड हैव टू गो थ्रू द वो ना लिंक्स एट्सेट्रा विद इन रोमन कैथलिक चर्च. अब बाहर नहीं जा सकते. तो नॉलेज पे जब मोनोपोली होगी तो साइंटिस्ट हो या पादरी हो, जो भी हो, वो आएगा यहीं से, वो है एक ही. तो ये डिफ्रेंसिएशन अब रही ही नहीं टोटली. सेम पर्सन इज प्रीस्ट, सेम पर्सन इज साइंटिस्ट. ऑल नॉलेज वॉज नाउ सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय अथॉरिटी. बट दिस इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ इट इज़ यूरोसेंट्रिक. अब उसको डोंट ब्रश दैट असाइड. एक आदत मॉडर्न मैन की ये भी होगी कि यूरोसेंट्रिक है तो गलती है. नहीं, यूरोसेंट्रिक फॉर ए रीज़न भी है, वो भी समझना बड़ा ज़रूरी है. हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ वर्ल्ड ही यूरोसेंट्रिक है. आप इसको चाहें ना चाहें, जब तक ये मल्टीपोलर फुल फ्लेजेड डेवलप ना होगा तब तक इल्म भी यूरोसेंट्रिक ही होगा. हमको भी यूरोसेंट्रिक इल्म ही पढ़ना है कि ये जो लोग हैं ये बाहर आए तो आए कैसे, ये दीज क्या कहते हैं इनको, बारबेरियंस ऑफ नॉर्थ, हाउ डिड दे रीच सिविलाइजेशन. वी वुड हैव टू स्टडी. हमको करना पड़ेगा कि उनके इंस्टीट्यूशन जैसे डेमोक्रेसी, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं इस्लाम में डेमोक्रेसी है, हिंदुइज्म में डेमोक्रेसी है, जेड वेस्टा में डेमोक्रेसी, आप ये आर्ग्यू करें ऑल डे, नो प्रॉब्लम. लेकिन ट्रुथ बी टोल्ड द डेमोक्रेसी एज वी नो इट, इवन द नेम इज़ वेस्टर्न. इंस्टीट्यूशंस, आप लोकसभा नाम रखें, राज्यसभा नाम रखें, आप कुछ भी नाम रखें, मजलिस नाम रखें, जो भी आप नाम रखें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज प्रोमलगेटेड बाय द ब्रिटिश. तो कहने का मतलब यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड देयर, ये जो यूरोसेंट्रिक आपके लिविंग ही है, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें यूरोसेंट्रिक है, तो आपके तौर तरीके यूरोसेंट्रिक है, तो इल्म भी यूरोसेंट्रिक ही होगा. बट बीइंग अवेयर ऑफ इट हेल्प्स अस. व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट यू नो. अच्छा, हिस्ट्री में भी एक तरीका होता है ना, हिस्ट्री में वी हैव ऑलरेडी एल्यूडेड टू दिस फैक्ट कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स. हिस्ट्री वही लिखते हैं. तो क्या बाकी लोग उस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे थे? मतलब जिस वक्त हिंदुस्तान में औरंगजेब था तो और कोई था ही नहीं का पूरे हिंदुस्तान में. लोग रहे होंगे ना, किसी को किसी से प्यार भी हुआ होगा ना, दिल भी टूटे होंगे, ये भी तो है ना पार्ट ऑफ वही सोसाइटी. उसी सोसाइटी में ये भी हुआ होगा ना कि किसी से अपर कास्ट ने लोअर कास्ट से शादी कर ली, या किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली, या किसी ने अपना धर्म छोड़ दिया, ये भी तो हुआ होगा ना. लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं औरंगज़ेब, अकबर, या फिर उससे पहले मौर्यंस एट्सेट्रा. मौर्यंस के दौर में भी किसी ने किसी के घर में चोरी की होगी, किसी ने किसी की मदद की होगी, ये भी तो हुआ होगा. सो इन हिस्ट्री ऑल्सो वी नो इट, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ हिस्ट्री फॉर्मिंग, सबअल्टर्न, जो ये वाला पर्सपेक्टिव बताता है. यहाँ पे भी ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो ये व्यू है ये यूरोसेंट्रिक है, और फॉर ए रीज़न है यूरोसेंट्रिक. जैसे उसका रीज़न क्या है कि उन्हीं के रिटन सोर्सेज हैं हमारे पास, सोसाइटी ने लिख के कुछ छोड़ा ही नहीं. अब उसने जो प्रेम पत्र लिखा होगा अपनी माशूक को, वो बचा नहीं है हमारे पास इस वक्त पढ़ने के लिए. बचा होता तो हम कहते कि आम लोगों की भावनाएं ये थी. वैसे ही यूरोप का दुनिया पे गलबा ऐसा है कि यूरोप को ही पढ़ना पड़ रहा है, और जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो यूरोप को पढ़ेंगे, आपके पास चॉइस भी नहीं है. अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च थी, प्रोबेबली कैम्ब्रिज के एक स्कॉलर ने, ही काइंड ऑफ क्लेम टू हैव सॉल्व्ड मिलेनिया पुरानी प्रॉब्लम ऑफ संस्कृत ग्रामर.
अब संस्कृत ग्रामर को भी अगर आपको पढ़ना है, आपको जाकर पढ़ना है उन्हीं के पास, क्योंकि वही उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुरानिक मैनस्क्रिप्ट या अरबिक मैनस्क्रिप्ट, इस पे दुनिया में सबसे अच्छा काम जर्मन्स कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे जाकर पढ़ना पड़ेगा। अब कुरान का सबसे पुराना मैनस्क्रिप्ट है कहाँ पे? बर्मिंघम में। बर्मिंघम यूके में है। तो अगर आपको उसकी स्टडी करनी है तो जाएंगे कहाँ? वहीं जाएंगे, विदाउट एनी चॉइस। मतलब आपके पास इसमें चॉइस, इसमें कोई हर्ट नहीं होना है कि मैं क्यों जाऊँ अंग्रेज़ों के पास ये क्यों है सब कुछ यूरोसेंट्रिक, ये इस वजह से यूरोसेंट्रिक है। बट वंस यू आर अवेयर ऑफ इट, you also simultaneously know what you are studying. So when we say that everything had to pass through church authorities, that doesn't mean that it was happening in India as well, it was happening in China as well, and it was happening in Muslim world as well. I use these three words, India, China and Muslim world, for some reason. We can divide the world of that time into these four big blocks. एक यूरोपियन वर्ल्ड, एक मुस्लिम वर्ल्ड, एक इंडियन एंड देन चाइनीज़। ये बड़ी सिविलाइजेशन है दुनिया की। अब अफ्रीकन सिविलाइजेशन इतना पावरफुल नहीं थी, अदरवाइज अफ्रीकन वेर ऑल्सो एग्जिस्टिंग, तो वो लेकिन उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इस वजह से। एंड देन माई ऑडियंस इज ऑल्सो दिस, देयर आर हिंदूज दैट लिसन टू मी एंड देन देयर आर मुस्लिम्स दैट लिसन टू मी, सो काइंड ऑफ ट्राइंग टू टेक एवरीवन अलॉन्ग। नाउ knowledge is within the seminaries. Now knowledge is getting institutionalized and generation से generation आगे बढ़ रही है, और ये पैटर्न बड़े टाइम तक चलता गया, ये काफ़ी टाइम तक यही पैटर्न चलता गया। एंड दिस continued at least to 16th 17th century, in some parts till 18th century, but we see थोड़ा सा puncturing of this methodology 14th century से ही। What happens 14th, 15th और 16th century में क्या होता है ऐसा? Contributions to science by people like Galileo, Copernicus, Newton। अच्छा, ये कॉपरनिकस जो है ना, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये हर मामले में टर्निंग पॉइंट है, जिसकी हद ही नहीं है, तो इस हद का टर्निंग पॉइंट है कॉपरनिकस। पहले तो ये लिटरली कॉपरनिकन रेवोल्यूशन है, सेंटर में अर्थ थी, इससे पहले आप सन आ गया। कॉपरनिकस ने तो यही किया ना। बट ये एक और मामले में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉपरनिकस। देखिए, इससे पहले दुनिया की सबसे अच्छी साइंस कौन कर रहे थे? इससे पहले मुस्लिम्स कर रहे थे दुनिया की सबसे अच्छी साइंस। इससे पहले दुनिया की सबसे अच्छी साइंस कौन कर, इसके बाद कौन कर रहे हैं सबसे अच्छी साइंस? इसके बाद वेस्ट कर रहा है। सो वी हैव वेस्ट ऑन वन साइड, वी हैव मुस्लिम्स ऑन अनदर साइड, या मिडल ईस्ट। मिडल ईस्टर्न दुनिया अरबिक में काम कर रही थी, पर्शियन में काम कर रही थी, यूजुअली अरबिक में। ये लोग लैटिन में काम करते थे, फिर इंग्लिश में काम करने लगे। बीच में लिंक क्या है? और इल्म क्या ऐसे गायब हो सकता है कि मतलब मुस्लिम्स का जो जितना इल्म था उसको कंट्रोल ए दबाकर डिलीट कर दिया और फिर नया ज़ीरो से शुरू किया? ऐसा भी तो नहीं हुआ होगा। कॉपरनिकस इज ऑन विच साइड? ही इज़ ऑन दैट साइड, राइट? तो यहाँ से लास्ट कौन है जिसके बाद फिर वहाँ का कॉपरनिकस आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अर्लियर वी थॉट देयर इज अ गैप, ये एब्रप्ट है। अर्लियर दैट्स व्हाट वाज थॉट, बट न्यू रिसर्च इज शोइंग कि ये एब्रप्ट नहीं है। कॉपरनिकस वाज वेल वर्स्ड विद अरबिक सोर्सेज, एंड वन ऑफ द वर्क्स इस मामले में केम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्स, नेशनल जियोग्राफिक चैनल उनकी रिसर्च। So one of the things they found in Copernican manuscripts is certain diagrams he used, those diagrams exist in immediately before Arabic sources. ये बड़ा interesting है। वो diagrams वहाँ पे exist करते, फिर इनके पास भी exist करते। So probably he knew those sources, and that also shows you continuity of knowledge. Now this is also very important for a social science student to understand. One of the things they suffer from is कि हम ही ने सब कुछ किया। हिंदूज हम ही ने सब कुछ किया, मुसलमान हम ही ने सब कुछ किया, यूरोपियन हम ही ने सब कुछ किया, किसी ने सब कुछ नहीं किया। सब ने, ये जो इल्म है ये विरासत है सब लोग की। इसमें इट्स लाइक अ रिवर, एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सिविलाइजेशन, डिफरेंट नेशंस, दे आर लाइक ट्रिब्यूटरीज, दे ऐड टू इट। इस समंदर में वो ऐड करते हैं। अब गंगा नहीं कह सकती कि मैंने ही पूरा इंडियन ओशन बनाया, नहीं कह सकती। कृष्ण भी बोलेगा गोदावरी, ये सब ने मिलकर इसको बनाया,
Similarly, not one river can claim कि I make all the ocean. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे हमको वो दिख भी जाता है. Now, this is on the scientific front, but what's happening on the social front? On the social front, people like Calvin, Luther, etc., these are coming up. And there are huge social changes in the Western world. Huge, humongous. And ह्यूमनिस्टिक रैशनलिस्टिक एम्पेरिकल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज कम, और इसको भी हम ट्रेस बैक कर सकते हैं फ्रांसिस बेकन तक इन पर्टिकुलर. कैल्विन और ल्यूथर का रोल चर्च की अथॉरिटी को डेंट करने में बहुत बड़ा था. ल्यूथर का इन पर्टिकुलर. गैलीलियो न्यूटन, इनका थियोलॉजिकल कॉस्मोलॉजी को ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल था. स्लोली सेमिनरीज का नेचर ही बदलने लगा. सेमिनरीज अभी तक क्या थी? दे वर थियोलॉजिकल स्कूल्स. नाउ पीपल आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम चर्च. वो धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं. तो कंट्रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज ऑल्सो गेटिंग अवे फ्रॉम देम. अब इनका कंट्रोल किसके पास आया? फ्रॉम इनटू सेक्युलर हैंड. दैट मीन्स सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया ये पूरा. एंड वी सी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज कमिंग अप. सो यू वुड सी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के रूट्स, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, इटली की यूनिवर्सिटीज़, यूके की यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर प्लेसेस, यू वुड फाइंड देम दैट सम ऑफ देम आर फाउंड इन लाइक 1400s, 1500s, 1600s. ये बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है. वाई? बिकॉज ये they existed as universities and then they started changing their color into modern forms of universities. The Muslim world also has the example of Al-Azhar University. And now different type of organization, production and communication of knowledge is taking place. This thing is called secularization of knowledge. This particular thing that's happening now is secularization of knowledge, and this took place first in Europe. We would look at secularization of knowledge and subsequent development of knowledge in the next session, inshallah. Till then, if you have anything to say, add, subtract, so please do that now.